ये भी देख लिया था लास्ट लेक्चर में, किस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, और फिर ये इस तरह से हमने इम्प्लांटेशन तक देख लिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। इतना हमारा कंप्लीट हो रखा है लास्ट लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कि भाई प्रेगनेंसी होती क्या है, ठीक है ना। तो प्रेगनेंसी समझ लेते हैं। तो प्रेगनेंसी क्या होता है, जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है फीटस का, ठीक है, ये फिर एम्ब्रियो का फीटस में कंप्लीट डेवलपमेंट होने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू फीटस, एम्ब्रियो इनटू फीटस, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, जो कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेस होती है। कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेस यानी कि जब एम्ब्रियो किस में बदल जाता है, कंप्लीटली फीटस में बदल जाता है, फुल्ली डेवलप फीटस, ठीक है ना। ये क्या है, ये फीटस क्या होगा, फुल्ली डेवलप फीटस, फुल्ली डेवलप फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस में बदल जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं भाई, इसी घटना को क्या कहते हैं, या फिर इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है ना। और प्रेगनेंसी की अगर बात करते हैं तो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इस प्रेगनेंसी का, उस टाइम पीरियड को हम क्या कह रहे हैं, जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी तुम लोगों को बता दिया था। भाई प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड, उस टाइम पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कह रहे हैं, ठीक। और ये जेस्टेशन पीरियड अगर ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन में कितना होता है, मैंने बताया था भाई, ह्यूमन में ये जेस्टेशन पीरियड कितने का होता है, 9 मंथ का, ठीक है। ये 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में होता है, ठीक है। ह्यूमन में क्या होता है, ये 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक। अभी इस 9 मंथ में क्या क्या घटनाएं यहां पर हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, वो चीजें देख लेते हैं, है ना। यानी कि हम यहां पर लिख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ किसका डेवलपमेंट, फीटस डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट ऑफ फीटस वाला टॉपिक डाल देते हैं कि क्या क्या यहां पर देखने को मिलता है, किस तरह से फीटस डेवलप होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ फीटस के बारे में अगर बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीटस के बारे में बात करें बेटा, ठीक। तो फीटस में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले अगर बात करें यहां पर मंथ वाइज देख लेते हैं, मंथ वाइज डेवलपमेंट। सबसे पहले मंथ में अगर बात करें, फर्स्ट मंथ की अगर बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहला बनता है बेटा हार्ट। हार्ट सबसे पहला ऑर्गन होता है जो बनता है, क्योंकि वो हार्ट ही क्या है, जब हार्ट बनेगा तभी बाकी ऑर्गन तक क्या जाएगा, ब्लड जाएगा, ब्लड पंप करेगा, इसलिए जो सबसे पहले मंथ में बनेगा वो हार्ट बनता है, ठीक है ना। हार्ट सबसे पहले मंथ में बनता है बेटा, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। हार्ट बनेगा। और तुम्हें मैंने बता दिया था कि हार्ट किस तरह से बनता है ना। ये फिर ये हार्ट जो बन रहा है, तुम्हें मैंने बता दिया था कि ये हार्ट किस तरह से बनता है भाई, कौन सी जर्मिनल लेयर से बनता है, ये मैंने तुम्हें बता रखा है। हार्ट जो बताया था ना इससे पहले वाले लेक्चर में, बताया था जर्मिनल लेयर में डेवलपमेंट पढ़ाया था, जब है ना। ये हार्ट जो बनता है वो मीजोडर्मली, है ना, मीजोडर्मली ओरिजिन होता है इसका, मीजोडर्मली ओरिजिन। मीजोडर्मली ओरिजिन का मतलब समझते हो कि ये कहां से बन रहा है, किस जर्मिनल लेयर से बन रहा है, मीजोडर्म से बन रहा है। हमारे पास 3 जर्मिनल लेयर थी यहां पर, ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। इसी में मैंने क्या बताया था, मीजोडर्म से क्या बन रहा है यहां पर, सर्कुलेटरी ऑर्गन। सर्कुलेटरी ऑर्गन मतलब जो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, पंपिंग स्टेशन बोलते हैं ना हार्ट को, ठीक है ना। तो वही हार्ट क्या है, अपने पास सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है, और वो क्या बनता है, मीजोडर्मली उसका ओरिजिन होते हैं। तो सबसे पहले वाले जो मंथ में अगर बात करें तो सबसे पहले मंथ किस तरह क्या डेवलप हो रहा है, हार्ट। यानी कि बेबी का अगर जो या फिर हम बात करें एम्ब्रियो में जो सबसे पहले मंथ में बनता है, या फिर सबसे पहला जो फीटस में बनता है, वो क्या, कौन सा ऑर्गन होता है, हार्ट, ठीक है ना, ठीक है। दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरे मंथ की अगर बात करते हैं, ये मंथ पूछे जाते हैं बेटा। सेकंड मंथ की अगर बात करें तो सेकंड मंथ में क्या बनते हैं,
इसमें लिम्स बनने लग जाते हैं, लिम्स फॉर्म्ड, ठीक है ना, लिम्स फॉर्म्ड होने लग जाते हैं। लिम्स का मतलब समझते हो, फोर लिम, हाथ, हाइंड लिम, पाँव, ठीक है, यानी कि हाथ पाँव यहां पर बनने लग जाते हैं, यानी कि फोर लिम्स और हाइंड लिम्स बनने लग जाते हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स यहां पर बनने लग जाते हैं, फोर लिम एंड हाइंड लिम यहां पर बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं थर्ड मंथ में जो है बाकी मेजर ऑर्गन बनने लग जाते हैं, मेजर ऑर्गन फॉर्मेशन, ठीक है ना, यहां पर बाकी मेजर ऑर्गन, इसके अलावा जो बाकी मेजर ऑर्गन है, ठीक है, वो बाकी मेजर ऑर्गन फॉर्म होने लग जाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर चौथे महीने की बात मैं करता हूं, चौथे मंथ में क्या करते हैं, चौथे मंथ में क्या होता है, चौथे मंथ में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ फोर लिम एंड हाइंड लिम, ठीक है, मूवमेंट ऑफ लिम्स कर दीजिए, लिम्स का मूवमेंट्स, ठीक है, यानी कि मूवमेंट्स ऑफ लिम्स यहां पर हम कर रहे हैं, यानी कि फोर लिम और हाइंड लिम्स, जैसे बोलते हैं ना कि भाई बेबी ने, बच्चे ने लात मारी है ना, या फिर जो भी है मूवमेंट करने लग जाता है, हिलने डुलने लग जाता है ना, तो वही चीज है कि यहां पर जो है फोर्थ मंथ में क्या होने लग जाता है, वो लिम्स मूवमेंट्स मदर को पता चलने लग जाता है कि पेट में हिलने लग गया बच्चा, है ना, ठीक है, तो वो लिम्स मूवमेंट्स होने लग जाता है, ठीक है, 4 मंथ से शुरू होने लग जाता है वो लिम्स मूवमेंट्स करने, ठीक है। सेकंड मंथ में जो लिम्स बने हुए हैं ऐसे करके, वो फोर्थ मंथ में क्या होने लग जाते हैं, इस तरह से मूवमेंट करने लग जाते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं फिफ्थ मंथ, देखो बेटा फिफ्थ मंथ वाला तुमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि फिफ्थ मंथ पेपर में बहुत बार पूछा गया है, फिफ्थ मंथ जो है पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो ये तुमने काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है, मैंने स्टार कर दिया इसे। यहां पर क्या होने लग जाते हैं, जो फीटस होता है उसके सर पे बाल आने लग जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि हेयर ग्रो होने लग जाते हैं उसके हेड में, हेयर ग्रोथ, है ना, हेयर ग्रो ऑन हेड ऑफ डेवलपिंग फीटस, डेवलपिंग फीटस के, डेवलपिंग फीटस के सर पे क्या होने लग जाते हैं, हेयर ग्रोथ करने लग जाते हैं, ठीक है। और छठे महीने की अगर बात करें, 6 मंथ की बात करें, तो 6 मंथ में क्या होता है भाई, ठीक है, 6 मंथ में क्या होता है, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, आईलिड सेपरेट मतलब अगर वो बच्चा, हम बोल रहे हैं फीटस, अगर वहां पर बोल रहे हैं माँ के गर्भ में है, ठीक है, यानी कि पेट में है वो बच्चा, तो उसकी आंखें ऐसी रहती हैं, यानी कि ऐसी आंखें ऐसे मतलब है ना, तो ये आंखों के बीच में क्या होने लग जाता है, सेपरेशन, यानी कि कट पड़ने लग जाता है ऐसे, तभी ये ऐसे सेपरेट होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहां आंखों में, अगर मैंने क्या बोला कट पड़ गए यानी सेपरेशन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां आंखें खुल गई, वो अंदर देखने लग गया, ऐसा नहीं, ठीक है, आंखें फिर भी बंद रहती हैं। लेकिन अगर मैंने बोला कि पहले से ऐसी है, ठीक है, तो इसके बीच में ये क्या पड़ रहे हैं, कट पड़ रहे हैं, सेपरेशन पड़ रहा है, तभी तो ये दोनों हमारे ऊपर नीचे अलग अलग पलके बनी हुई हैं। आई बात समझ में? तो ये आईलिड है, ये आईलिड सेपरेशन का काम होता है कब, 6 मंथ में, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आईलिड सेपरेशन, आईलिड सेपरेशन, यहां पर आईलिड सेपरेशन चलता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, 7वें महीने से लेकर और 9वें महीने तक, 9 मंथ तक क्या होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। 9 मंथ तक क्या हो जाता है, 9 मंथ में क्या हो जाता है, 9 मंथ यानी 7वें से लेकर 9वें मंथ तक क्या हो जाता है, कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। जब 9 महीने तक कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा, पार्चुरेशन होगा, ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा, बेबी बर्थ होगा। तो इस मंथ वाइज सीक्वेंस को तुमने याद रखना है, जिसमें ये 5th वाली बात जो है बहुत बार पूछी गई है, ठीक है ना, ये 5th वाला काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो तुमने सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे याद रखने, लेकिन ये बहुत बार रिपीट हो रखा है 5वें महीने वाला, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे यहां पर इम्प्लांटेशन हुआ, और इम्प्लांटेशन कब होने लग जाता है,
एक हफ्ते के अंदर अंदर इंप्लांटेशन होने लग जाता है। जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में तुम्हें बताया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर क्या होने लगता है, इंप्लांटेशन होता है। इंप्लांटेशन जब होता है तो मैंने बताया कि बाहर जो ये जो अपने पास ब्लास्टोसिस्ट है, इसकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या करती है, ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, इंप्लांटेशन में हेल्प करता है, ये मैंने बताया, ठीक है। आउटर ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, इंप्लांटेशन में हेल्प करता है। लेकिन जो यहाँ इनर सेल मास होता है, ये इनर सेल मास ही कंप्लीट क्या बनाता है, फीटस बनाता है। इसका मतलब इनर सेल मास ही क्या कर रहा है, आगे गैस्ट्रुला में बदलता है। ये इनर सेल मास ही क्या होता है, ये जो इनर सेल मास है वो इनर सेल मास जो होता है जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर होता है ना, ये इनर सेल मास, ये इनर सेल मास ही क्या बनाता है, फिर आगे गैस्ट्रुला बनाता है। इस बात को इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो इनर सेल मास यानी कि वो फीटस बना रहा है, इनर सेल मास या स्टेम सेल मास क्या कर रहा है, फीटस बना रहा है। भाई इनर सेल मास और स्टेम सेल मास क्या करता है, फीटस बनाता है। तो फीटस बन किस तरह है, इस गैस्ट्रुला से फीटस बन रहा है यार, ठीक है। गैस्ट्रुला में क्या होता है, तीनों जर्मिनल लेयर है और उन्हीं से क्या बन रहा है, फिर कंप्लीट बच्चा बन रहा है, कंप्लीट फीटस बन रहा है। इसका मतलब है कि ये स्टेम सेल मास ही क्या कर रहा है, ये इनर सेल मास और स्टेम सेल मास ही किस में बदल रहा है, गैस्ट्रुला में बदल रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि जो यहां पर इनर सेल मास है, इनर सेल मास कह लो या फिर स्टेम सेल मास कह लो, स्टेम सेल मास, ये फिर किस में बदल जाता है, गैस्ट्रुला में बदलता है। और गैस्ट्रुला क्या करती है, यह 3 जर्मिनल लेयर बना रही है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहां पर क्या हो जाती है, फिर प्रेगनेंसी हो जाती है। और प्रेगनेंसी के ये 9 महीने का मैंने पूरा कार्यकाल तुम्हें बता दिया, और इसमें 5वें महीने वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछा जाता है। अब मैं अगर बात करता हूं, जैसे प्रेगनेंसी होती है तो फिर प्लेसेंटा वगैरह बनती है, इनका अपना अपना काम होता है। उस चीज को मैं यहां पर दिखा देता हूं कि मान लीजिए प्रेगनेंसी वाला डायग्राम मैं तुम्हें दिखा रहा हूं यहां पर आगे, कि इस तरह से अपने पास प्रेगनेंसी है, ठीक है। ये वाला डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से समझना, इस तरह से यहां पर जो है सर्विक्स होगा, फिर ये इस तरह से वजाइन, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि यहां पर क्या है भाई, यहां पर क्या है, एंडोमेट्रियम की 3 लेयर है कि नहीं है। एंडोमेट्रियम की 3 लेयर कौन कौन सी होती है भाई, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, अबे सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, भाई क्रिस, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम की सबसे आउटर लेयर, नहीं पता, अच्छा ये अंशी का बताएगी, है पेरीमेट्रियम। अच्छा, फिर सेकेंड लेयर कौन सी होती है, मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम। अब इस एंडोमेट्रियम में क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बनी होंगी, किसके लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए क्या होंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर। मैंने बताया था ना, ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर जो इसके अंदर बनी हुई है, ये क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, ठीक है। यहां पर ध्यान सुनना है, ये इसका डायग्राम मैं बना रहा हूं, यहां पर ध्यान समझना, ठीक है। ये अपने पास यानी कि ये क्या होता है, फीमेल में सबसे अंदर वाली लेयर जो है यूट्रस की, वो क्या है, एंडोमेट्रियम है, ठीक। और एंडोमेट्रियम में क्या होता है, एंडोमेट्रियम में ये क्या बन रखे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बन रखी है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर क्या है, क्या काम कर रही है, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रही है, मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला रीजन क्या होता है, फंडस वाला रीजन होता है, क्या ये पता है तुम्हें, ये फंडिक रीजन होता है, यूट्रस का फंडिक रीजन, ठीक है। इसको बोलते हैं फंडस बोल दो या क्या बोल दो, फंडिक रीजन बोल दो, फंडिक रीजन, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इंप्लांटेशन होगा, ये मेंटेन कर रही प्रेगनेंसी को, किसको, ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर क्या कर रही है, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रही है।
ठीक, अब मैं बोल रहा हूं स्फटिक रीजन में क्या होता है, क्या होते हैं यहां पर मैटरनल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से मैटरनल टिश्यू यहां पर प्रेजेंट है, मैंने बताया था। ठीक है, यहां पर क्या होता है, इस तरह से मैटरनल टिश्यू है, ये मैटरनल टिश्यू है, ये मैंने बोल दिया कि ये मैटरनल टिश्यू है। ठीक है, मैटरनल टिश्यू, ध्यान से समझना भाई आदित्य इस चीज को, ये मैटरनल टिश्यू है। ठीक है, मैटरनल टिश्यू से फिर कौन जुड़ेगा, ब्लास्टोसिस जुड़ता है। ठीक, और ब्लास्टोसिस जब जुड़ता है तो ब्लास्टोसिस की जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है उसमें क्या होते हैं, कोरियोनिक विलाई होती है, और कोरियोनिक विलाई यहां पर चिपक जाती है। ठीक है ना, तो ब्लास्टोसिस की जो कोरियोनिक विलाई है, मान लीजिए इस तरह से मैं बोल रहा हूं ये कोरियोनिक विलाई है, ये पीले पीले कलर में मैं कोरियोनिक विलाई की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर क्या है, कोरियोनिक विलाई, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने तुम्हें बताया था, है ना, कोरियोनिक विलाई। ठीक, और फिर क्या होता है, ये कोरियोनिक विलाई और ये मैटरनल टिश्यू, ये कोरियोनिक विलाई और मैटरनल टिश्यू मिलकर क्या बनाती हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, क्या किसका फॉर्मेशन करता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। किस तरह से, अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं इस तरह से, यहां पर क्या बन जाता है बेटा, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये कोरियोनिक विलाई और ये मैटरनल टिश्यू क्या करते हैं, प्लेसेंटा यहां पर इस तरह से इन्होंने बना दी, इस तरह से प्लेसेंटा यहां पर बना दी। ठीक है, यहां पर ये बन गई प्लेसेंटा, ये मेम्ब्रेन बन गई, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, या फिर प्लेसेंटा इसको बोलते हैं, ये बनेगी प्लेसेंटा। ठीक है, और कौन बना रहा है इस प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, अगर तुमसे कोई पूछेगा तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कौन कर रहा है भाई, हाँ, तो ये बन गया है, ये बन चुका है अपने पास प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा का निर्माण हो चुका है, ये है प्लेसेंटा। ठीक है, और फिर प्लेसेंटा के अंदर क्या होगा, फीटस होगा। अब इस प्लेसेंटा के अंदर फीटस जब होता है, ठीक, तो इसमें क्या होता है, पहले ये फीटस, मैं बोल रहा हूं फीटस अटैच होता है किससे, मैटरनल बॉडी से। ये तो क्या है, मैटरनल बॉडी है, ये मैटरनल बॉडी है, मैटरनल यानी कि मदर की बॉडी है ना, मैटरनल बॉडी। ठीक, मैटरनल बॉडी। अब एम्ब्रियो से कंप्लीट क्या बन गया, फीटस बन गया। तो उस फीटस को मैं तुम्हें यहां पर दिखा रहा हूं कि इस तरह से वो फीटस बना है। ठीक है, उस फीटस को दिखा देते हैं दूसरे कलर से, कि इस तरह से वो फीटस बन चुका है यहां पर, इस कलर से ले लेते हैं, इस कलर से, या फिर ये वाला कलर चूज कर। फीटस जो है इस तरह से बन गया यहां पर। ये पहले यहां पर क्या बनता है, प्लेसेंटा से फिर क्या होता है, इस तरह से डेवलप होती है प्लेसेंटा से आगे क्या, एम्बलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा से आगे क्या डेवलप होती है, फिर इस तरह से अम्बलिकल कॉर्ड डेवलप होती है, इस तरह से। ठीक, ये अम्बलिकल कॉर्ड बन गई, और फिर अम्बलिकल कॉर्ड के बाद क्या होता है यहां पर इस तरह से, ये अम्बलिकल कॉर्ड किससे जुड़ी होगी, फीटस से जुड़ी होगी, फीटस की नाभि से जुड़ी होती है। ठीक है ना, और यहां पर बन गया ये फीटस बन रहा है यहां पर। ठीक है, इस तरह से क्या बन गया यहां पर, फीटस बन गया। थोड़ा सही बना देता हूं इसको, फीटस कुछ इस तरह से बन जाता है यहां पर, ये फीटस बन रहा है यहां पर। यहां पर क्या होता है इस तरह से, ये फीटस होता है बेटा, ये फीटस, और इसकी नाभि से क्या अटैच होती है, ये
अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये फीटस है, यह है अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक, अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद ये है फीटस, डेवलप्ड फीटस। क्या है ये? कंप्लीट डेवलप्ड फीटस है ना, डेवलप्ड फीटस, या फिर फीटस कर दो केवल। ठीक है, ये है यहां पर फीटस। ठीक है, ये फीटस है यहां पर। अब इस फीटस के चारों तरफ क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फीटस के चारों तरफ क्या होता है भाई? फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और ये एमनियोटिक फ्लूइड पता क्यों होता है यहां पर? ताकि किसी फिजिकल जर्क की वजह से इस फीटस को कोई नुकसान ना हो, वो तैरता रहे वहां पर। ठीक है ना, अगर कोई मदर पे फिजिकल जर्क पड़ गया, फिजिकल जर्क कैसे? जैसे तुमने देखा होगा कि मान लीजिए कोई जो है एक्सरसाइज करते हुए जर्क पड़ गया, या फिर क्या हुआ, मान लीजिए कोई लेडीज गलती से गिर गई है ना, ये सीढ़ियों से गिर गई, कुर्सी से गिर गई, कहीं से भी गिर गई, तो उसमें फिजिकल जर्क पड़ सकता है। तो उस फिजिकल जर्क पड़ने की वजह से उसके बच्चे को कोई नुकसान ना हो, उसके फीटस को कोई नुकसान ना हो, इसलिए यहां पर क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड का नाम मैंने क्या बताया तुम्हें? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? किसी भी फिजिकल जर्क से इस फीटस को बचाता है ना, प्रिवेंट फीटस फ्रॉम एनी फिजिकल जर्क, एनी फिजिकल जर्क, किसी भी फिजिकल जर्क से क्या करेगा? फीटस को बताएगा। आई बात समझ में? कोई फिजिकल जर्क की वजह से उसको नुकसान ना हो, उसको बचाएगा कौन? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने याद रखना है। अब यहां पर क्या क्या काम है, ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो गया। साथ ही साथ यहां पर क्या होता है? यहां लास्ट में यहां यूट्रस को बंद कर दिया जाता है म्यूकस प्लग के द्वारा। ठीक है, ताकि डिस्चार्ज ना हो यहां से। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता है? ये सर्विक्स के ऊपर जैसे यूट्रस होता है ना, यूट्रस का रास्ता, वो बंद कर दिया जाता है किसके द्वारा? म्यूकस प्लग। ठीक है, म्यूकस मतलब म्यूकस फ्लूइड, म्यूकस क्या मतलब होता है? फ्लूइड, और प्लग का मतलब होता है स्विच करना, बंद कर देना। ठीक है ना, तो म्यूकस प्लग यहां पर लगा होता है ताकि ये प्रेगनेंसी में कोई बाधाएं ना आए या डिस्चार्ज ना हो जाए। तो इस वजह से क्या होता है? ये म्यूकस प्लग यहां पर लगा होता है। आई बात समझ में? ये भी क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सब अपना योगदान दे रहे हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। ठीक है भाई? अबे क्रिस, आदित्य को बात समझ में आ रही है? ये म्यूकस प्लग भी, ये एमनियोटिक फ्लूइड भी, ये सारी की सारी चीजें क्या करते हैं? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में अपना हेल्प कर रही हैं। ठीक है ना, अब मेरे पास काफी इंपॉर्टेंट काम आ जाता है इस प्लेसेंटा का। ये प्लेसेंटा क्या काम करता है? इस प्लेसेंटा का काम मैं यहीं पर लिख लेता हूं। पहले प्लेसेंटा की डेफिनेशन मैंने तुम्हें बता दी थी इससे पहले वाले लेक्चर में। प्लेसेंटा की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि भाई प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा क्या है? डेवलपिंग फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्या ये डेवलपिंग फीटस है? ठीक है, ये फीटस है और ये बाहर क्या है? मैटरनल बॉडी। तो इसके बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है, इसमें बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? प्लेसेंटा। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन, अगर तुमसे प्लेसेंटा की डेफिनेशन कोई पूछे तो प्लेसेंटा मैंने बताया था भाई पिछले वाले उसमें, प्लेसेंटा पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन, किसके बीच में? स्ट्रक्चरल, भाई आदित्य बता, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन, किसके? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग फीटस एंड मैटरनल बॉडी। ठीक है ना, ये डेवलपिंग फीटस, इसकी डेफिनेशन भी आती है भाई, ये याद रखना, डेवलपिंग फीटस एंड मैटरनल, हाँ मैटरनल बॉडी।
आई बात समझ में? उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, प्लेसेंटा। अब इस प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है ना। फंक्शन क्या है इसके, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के कार्य, प्लेसेंटा के कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर, ये प्लेसेंटा के जो कार्य होते हैं, ध्यान से सुनना, ये प्लेसेंटा के काम क्या होता है कि ये न्यूट्रिटिव लेयर है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ये डेवलपिंग फीटस को क्या करवाता है, न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिटिव की तरह बिहेव करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग फीटस, डेवलपिंग फीटस। ये डेवलपिंग फीटस को क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। आई बात समझ में? डेवलपिंग फीटस को एक न्यूट्रिशन दे रहा है। और काम क्या है यहां पर जो है, ये प्लेसेंटा ही क्या करती है, फीटस के अंदर, फीटस को क्या देती है, फीटस को न्यूट्रिशन देती है, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन के साथ साथ अगर मैं क्या बोलूं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन क्या करती है, फीटस को देती है। और साथ ही साथ वो फीटस में जो बनी हुई CO2 होगी, क्योंकि जब उसमें ऑक्सीडेशन होगा ना फूड का, तो वहां से CO2 जो बनी होगी उसको बाहर निकालेगा, और वाटर जो वहां पर होगा उसको बाहर निकालेगा, ठीक है ना। उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। साथ ही साथ क्या होगा कि वहां से क्या निकालेगा, हाँ, फीटस से क्या करेगा, ठीक है, CO2 एंड CO2 के साथ वाटर, ठीक है, क्या करेगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, रिमूव फ्रॉम फीटस, ठीक है। फीटस से क्या निकाल दिया इसने, CO2 एंड H2O बाहर निकाल दिया, और उसको क्या दे दिया, न्यूट्रिशन। ये कंटिन्यूअसली देता रहता है डेवलपिंग फीटस को ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरी बात काफी इंपॉर्टेंट है यहीं पर, इसकी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये जो यहां पर लिखा रहा हूं स्टार पॉइंट वाली, ये प्लेसेंटा बिहेव करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, ठीक है। प्लेसेंटा बिहेव एज एंडोक्राइन ग्लैंड, जो बिहेव एज एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देती है, ठीक है। जो भी ग्लैंड से निकल रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, उनमें ट्यूब नहीं होती, वो ट्यूबलेस होती हैं, वो डक्टलेस होती हैं, तो वो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट कहां पर देती हैं, ब्लड में देती है, ठीक है। तो वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है ना। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है एंड रिलीज हार्मोन, एंड रिलीज फॉलोइंग हार्मोन्स इनटू ब्लड, ठीक है। रिलीज फॉलोइंग हार्मोन्स कर दो, ठीक है ना। ये क्या करता है, कुछ हार्मोन्स को रिलीज कर देता है। और कौन कौन से हार्मोन है वो पूछे जाते हैं कि भाई प्लेसेंटा के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो सबसे पहला है HCG, ठीक है। HCG का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। और दूसरा होता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस, ठीक है ना, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस ये। और फिर होता है ऑस्ट्रोजन, या जिसको हम एस्ट्रोजन भी बोल सकते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तुम्हें पता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन तो क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक। ऐसे HCG का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन, HCG का पूरा नाम क्या है, HCG का ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। और HPL का क्या होगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस। आई बात समझ में? तो इस तरह से यहां पर क्या होता है, ये प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है
क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और ये पूछा भी जाता है कि भाई कौन कौन से हार्मोन ये प्लेसेंटा रिलीज कर रही है, ठीक है ना। तो ये प्लेसेंटा के काम हो गए काफी इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है किसको, डेवलपिंग फीटस को, और वहां से CO2 H2O बाहर निकाल रहा है। लेकिन निकालने वाला रास्ता कौन सा होता है, निकालने वाला रास्ता होता है एम्बिलिकल कॉर्ड। यानी कि अगर CO2 और H2O बाहर निकल रहा है तो इसी एम्बिलिकल कॉर्ड से निकल रहा है, ठीक। और अगर न्यूट्रिशन जा रहा है तो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से अंदर जा रहे हैं, क्योंकि मैटरनल बॉडी टच है ना इससे, यही बात समझ में। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट कराने का काम कर रहा है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट पाथ बोल सकते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट पाथ, ये ट्रांसपोर्ट पाथ है, ठीक है। ये क्या करता है, यानी कि अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को अंदर भी लेके आएगा, ठीक, और CO2 H2O को क्या करेगा, बाहर निकालेगा इस फीटस से, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये यहां पर हमारे पास कंप्लीटली क्या है, प्रेगनेंसी के बारे में बातें हो जाती है कंप्लीट। अब क्या है, प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई, 9 महीने तक प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा इसके बाद, पार्चुरेशन, आई बात समझ में। तो पार्चुरेशन इसके बाद जब होता है तो उसको समझ लेते हैं, पार्चुरेशन वाली घटना। नेक्स्ट है अपने पास पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब है गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है ना। वो टाइम जब क्या होता है, यंग वंस को जन्म देती है उसकी मां, है ना। गिव बर्थ टू यंग वंस, यंग वंस को जन्म देते समय, यंग वंस बोले या फिर इन्फेंट बोलो, यंग वंस बोलो या इन्फेंट बोलो, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कर रहे हैं। उसी टाइम को हम क्या कह रहे हैं, पार्चुरेशन टाइम कर रहे हैं। लेकिन पार्चुरेशन के सिग्नल पहले मिलते हैं कि भाई अब पार्चुरेशन होने वाला है। जब 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं ना, उसके बाद पार्चुरेशन सिग्नल मिलते हैं। तो एक ये बात काफी इंपॉर्टेंट याद रखनी तुम्हें कि जो पार्चुरेशन सिग्नल है वो कौन प्रोवाइड करता है, पार्चुरेशन सिग्नल, कि भाई हाँ कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका है, अब बाहर निकालो, ठीक है। पार्चुरेशन सिग्नल कौन प्रोवाइड करता है, तो दो यहां पर पार्चुरेशन सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, दो कौन कौन सी, एक तो ये फीटस जो कंप्लीट डेवलप हो जाता है वो क्या करता है, मूवमेंट करने लग जाता है कि अब मुझे बाहर आना है भाई, ठीक है ना। तो उसकी वजह से पार्चुरेशन सिग्नल, एक तो डेवलपिंग फीटस और दूसरा ये प्लेसेंटा, ये दोनों ही क्या करते लग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करने लग जाते हैं, ये पार्चुरेशन सिग्नल देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करने लग जाते हैं, डेवलपिंग फीटस और प्लेसेंटा ये दोनों ही क्या करते हैं, पार्चुरेशन सिग्नल देते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कौन कौन से पार्चुरेशन सिग्नल कौन प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग या डेवलप्ड फीटस, कंप्लीट डेवलप्ड हो चुका है फीटस, ठीक है, डेवलप्ड फीटस पार्चुरेशन सिग्नल देता है। और दूसरा कौन दे रहे हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। डेवलप फीटस और प्लेसेंटा क्या कर रहे हैं, दोनों ही पार्चुरेशन सिग्नल दे रहे हैं। जब यहां पर कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, प्रेगनेंसी मैंने बोला 9 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया, ठीक है ना। तो अब ये डेवलपिंग फीटस या फिर डेवलप्ड फीटस जो कंप्लीट डेवलप हो चुका है, और ये प्लेसेंटा क्या देगा, पार्चुरेशन सिग्नल देता है, ठीक है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि जब ये 9 महीने का हो रहा होता है, ये फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो ये अपनी मां की बॉडी से क्या करता है, एक एंटीबॉडी ले लेता है, ठीक है। यानी कि इसी प्लेसेंटा से इसको एंटीबॉडी भी मिलती है, इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है। ये अपनी मैटरनल बॉडी से एंटीबॉडी भी ले लेता है, ठीक है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि ये प्लेसेंटा वाली बात अगर हम यहां पर कर रहे हैं तो इसको भी पहले समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये डेवलपिंग फीटस, ये प्लेसेंटा क्या करता है, डेवलपिंग फीटस को एंटीबॉडी भी देता है। एंटीबॉडी का मतलब है इम्यूनिटी, अगर एंटीबॉडी ज्यादा होंगी, अच्छी होंगी, तो इम्यूनिटी भी हमारी क्या होती है, अच्छी होती है बेटा, ठीक है ना। तो ये एंटीबॉडी यहां पर प्रोवाइड करता है, प्लेसेंटा एंटीबॉडी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रोवाइड, और कौन से एंटीबॉडी,
एंटीबॉडी, एंटीबॉडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा जाता है कि भाई फीटस को उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, तो वो होती है आईजीजी, आईजीजी एंटीबॉडी होती है, ठीक है ना। और वो कहां से मिलती है, प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी एंटीबॉडी है भाई आदित्य, ये आईजीजी, ठीक है। अच्छा आईजीजी, जी तो चलो पूरा एंटीबॉडी का नाम है, लेकिन आईजी क्यों लगता है इसके नाम के आगे, क्योंकि एंटीबॉडी होती है मोस्टली प्रोटीनियस नेचर की। और कौन सी प्रोटीनियस, कौन सी प्रोटीन की, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। आईजी का मतलब होगा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। और कौन सी वाली इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, जी वाली, ठीक है, जी वाली इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, इसलिए आईजीजी। जितनी भी एंटीबॉडी हमारी शरीर में है उनके सामने, सबके सामने क्या होगा, आईजीजी। अगर मैं सारी एंटीबॉडी की बात करता हूं ना, कौन कौन सी एंटीबॉडी शरीर में है, आईजीजी लगा रहेगा बार बार। एंटीबॉडी कौन कौन सी है, ठीक है। तो एंटीबॉडी को याद करने का ट्रिक है होता है बेटा गम दे, ठीक है, गम दे एंटीबॉडी को याद करने का ट्रिक है। ये GAM गम, DE दे, गम दे, ठीक है। यहां पर IG सबके साथ लगा देना, IG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन, IG इस तरह से, इम्यूनोग्लोबुलिन IG इस तरह से, ठीक है। यानी IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ठीक है। और यहां पर गम दे में से जो सबसे पहली एंटीबॉडी है G, वो कहां से मिलती है, प्लेसेंटा से मिल जाती है, ठीक है, सबसे पहले एंटीबॉडी। और दूसरी वाली एंटीबॉडी पता कहां से मिलती है, दूसरी वाली एंटीबॉडी जो IgA है वो मदर से ही मिलती है, वो भी किससे, मदर मिल्क से, मदर मिल्क से मिलती है। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे ना लैक्टेशनल, तब वहां पर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तभी तो बोलते हैं कि भाई एंटीबॉडी मिल्क से मिल रही है। और एंटीबॉडी मतलब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब शक्ति। अरे इम्यूनिटी का मतलब शक्ति होती है जिसमें सहने की क्षमता है। इसीलिए तो बोला जाता है, कभी कभी जो है कोई चेतावनी भी देता है या फिर धमकी भी देता है, अगर बाहर आ, अपनी माँ का दूध पिया है तो, इसका मतलब अगर तेरे अंदर हिम्मत है, तेरे अंदर ताकत है तो बाहर निकल, ठीक है। ये क्यों बोला है कि माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया है मतलब अगर तूने माँ का दूध पिया है तो तेरे अंदर क्या होगी, इम्यूनिटी होगी, शक्ति होगी, और तू डर के अंदर नहीं बैठेगा, बाहर निकल, ठीक है ना। तो ये एक कहावत भी है, लेकिन इसको हम लैक्टेशनल में पढ़ेंगे आगे। अभी प्लेसेंटा से कौन सा आ रहा है, IgG एंटीबॉडी आ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अब मैंने यहां पर ये चीजें तो बता दी, हम आगे बढ़ रहे थे किसमें, हम किसमें थे कि भाई पार्चुरेशन सिग्नल किसने दिया, डेवलपिंग फीटस ने पार्चुरेशन सिग्नल, और प्लेसेंटा, इन दोनों की वजह से पार्चुरेशन सिग्नल मिलता है। और जैसे ये मूवमेंट करते रहते हैं, ये सिग्नल देते रहते हैं, तो ये सिग्नल फिर कहां जाता है, मदर बॉडी में बहुत हलचल होती है, ठीक है। और फिर उसका असर कहां पड़ता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, दिमाग पे तो तेरा पड़ जाएगा असर, ठीक है, दिमाग पे पड़ता है। अबे पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसका असर पड़ता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इनिशिएट करता है, ठीक है। ये सिग्नल क्या करते हैं, इन दोनों के द्वारा जो सिग्नल आ रहे हैं पार्चुरेशन सिग्नल, ये पार्चुरेशन सिग्नल किन किन के द्वारा मिल रहे हैं, डेवलपिंग फीटस और प्लेसेंटा। अब ये पार्चुरेशन सिग्नल कहां जाएंगे, अरे यहां पर हो रहा है ना डेवलपिंग फीटस और ये प्लेसेंटा क्या कर रहे हैं, पार्चुरेशन सिग्नल दे रहे हैं। अब ये पार्चुरेशन सिग्नल कहां जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएंगे, यानी कि ये इनिशिएट करेंगे। पार्चुरेशन सिग्नल किसको इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको याद रखना, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं बेटा, इनिशिएट कर रहे हैं, इनिशिएट मतलब उसको जगा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि तू अपना काम कर, अब आगे अब तेरा काम है, हमने सिग्नल दे दिए हैं, ठीक है। तो फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं भाई आदित्य, मैंने बताया था। इस तरह से मान लिए पिट्यूटरी ग्लैंड है तेरे पास, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर दिया इसने, इनिशिएट कर दिया। अरे इनिशिएट करा ना पार्चुरेशन सिग्नल ने। ये दो हैं पिट्यूटरी, एक तो आगे वाली पिट्यूटरी है जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, एंटीरियर पिट्यूटरी, और दूसरी पीछे वाली पिट्यूटरी है जिसको मैं नाम दे रहा हूं पोस्टीरियर, पीछे मतलब पोस्टीरियर,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। यहां पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये तो पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं, आगे वाली एंटीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाली पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और मैंने तुम्हें बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज करती है, मैंने तुम्हें बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज करती है, ये 2 हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, रिलीज हार्मोन्स, और वो 2 हार्मोन रिलीज कर रही है, ये मैंने तुम्हें बताया था। एक तो क्या, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा एडीएच, तुम याद नहीं रखते यार, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन, ठीक है, ये रिलीज करती है, ठीक है। पर एक बात याद रखना, इस एडीएच और वेसोप्रेसिन का यहां पर कोई काम नहीं है, क्योंकि ये पता क्या है, ये एडीएच कब रिलीज होता है, जब क्या होता है भाई, ये तो उसमें एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है 11th क्लास में। एडीएच जो क्या करता है, यूरिन में क्या करता है भाई, वाटर कंटेंट को मेंटेन करके रखता है, आई बात समझ में। तो वो एडीएच हार्मोन होता है वेसोप्रेसिन। जब अगर वाटर की ज्यादा लॉस होने लग गया, इसका मतलब एडीएच हार्मोन अपना, जब यूरिन के थ्रू वाटर का ज्यादा लॉस होने लग गया, इसका मतलब एडीएच हार्मोन प्रॉपर्ली अपना काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को डिसयूरिया कंडीशन बोला जाता है। लेकिन यहां पर इसका कोई काम नहीं है, इसका मतलब है अगर मैं बात करता हूं 2 हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, लेकिन इस टाइम पर ये एडीएच रिलीज ना करते हुए केवल और केवल ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, ठीक। और ऑक्सीटोसिन फिर क्या करता है, पार्चुरेशन पेन करवाता है, क्योंकि वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, तो वो और ज्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन यानी यूट्रस को तोड़ने का काम करने लग जाएगा, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको तोड़ने का काम करने लग जाएगा, कि अब उसको बाहर निकलना है ना बच्चे को, आई बात समझ में। इसका मतलब है ये पार्चुरेशन पेन होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, पार्चुरेशन पेन होगा, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, वॉल टूटेंगे ना, तो पार्चुरेशन पेन होगा। और बोला जाता है ये पेन इतना ज्यादा होता है बेटा कि जैसे सारी हड्डियां शरीर की टूट गई। अगर तुम्हारी एक हड्डी टूट जाए, छोटी सी उंगली की, तो कितना दर्द होता है। तो ये पार्चुरेशन पेन देखना, ठीक है, यानी सारी हड्डियां अगर टूट जाएं तो उतना जो दर्द होता है वो एक पार्चुरेशन पेन में होता है मदर, ठीक है ना। वो किसकी वजह से, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह की वजह से, आई बात समझ। कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कब रिलीज हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, जब क्या करा, पार्चुरेशन सिग्नल इसके तक आए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या काम करेगी, पहले तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने काम कर दिया, उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी का काम आता है, उसके बाद आती है, पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना काम कर देती है, उसके बाद आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी भी 2 हार्मोन रिलीज इस टाइम पर यहां पर करती है। एक तो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और दूसरा होता है रिलैक्सेशन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। अब देखो ऑक्सीटोसिन ने तो क्या करा भाई, ऑक्सीटोसिन ने क्या करवाया, कॉन्ट्रैक्शन करवाया, पार्चुरेशन पेन करवाया। जब एक बार पार्चुरेशन हो गया, यानी बेबी बर्थ हो गया, ठीक, उसके बाद जो रिलैक्सिन है वो क्या करेगा, उस पार्चुरेशन, उसके बाद क्या होगा, तुरंत एंटीरियर पिट्यूटरी रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी कि भाई अब वो बाहर निकल गया है, अब मदर को धीरे 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 उस दर्द से छुटकारा देगा, यानी उस पार्चुरेशन पेन से छुटकारा देगा, रिलैक्स करवाएगा। तो उस हार्मोन को बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन्स, आई बात समझ में। तो ये तुरंत रिलीज होते हुए क्या करेगा, उस पार्चुरेशन पेन को डाउन करेगा, कम करेगा, ठीक है ना, यानी कि पार्चुरेशन पेन को डिक्रीज करेगा बेटा, ये पार्चुरेशन पेन को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक। और धीरे 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 1, 1.5, 2 घंटे में या फिर 5-6 घंटे में पूरा पार्चुरेशन पेन समाप्त हो गया, आई बात समझ में। जिस टाइम पे वो चिल्ला रही थी पार्चुरेशन के टाइम पे, अब वो पूरे दिन भर थोड़ी नहीं चिल्लाएगी, आई बात समझ में। पार्चुरेशन हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा,
भाई जब 100 हड्डियों को दर्द टूटने पर जितना दर्द होता है उतना पार्चुरेशन पेन में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो एकदम से फिर क्या हो गया, वो धीरे 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 समाप्ति भी तो हो गया। आई बात समझ में? वो किसके द्वारा? रिलैक्सिन के द्वारा, ठीक है। तो रिलैक्सिन ने तो पार्चुरेशन पेन को डिक्रीज कर दिया, लेकिन अब ये प्रोलैक्टिन का काम क्या है? ये प्रोलैक्टिन क्या, इस प्रोलैक्टिन को कहते हैं बेटा मिल्क हार्मोन्स। क्या कहते हैं इसको? मिल्क हार्मोन्स, ठीक। ये प्रोलैक्टिन को कहते हैं मिल्क हार्मोन्स, ठीक है। तो ये अब क्या करवाएगा? लैक्टेशनल करवाएगा, यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड है वहां से मिल्क रिलीज करवाना शुरू कर देगा, भर के मिल्क बनेगा वहां पर। जैसे प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा, पार्चुरेशन के टाइम में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा, तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा? मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क भर के बनेगा, भर के बनेगा तो आने उस बच्चे के लिए जो है मिल्क की फिर क्या हो जाएगी, यानी लैक्टेशनल की मतलब मिल्क की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। या फीड कराने फिर उस पार्चुरेशन के बाद क्या कराएगी वो लेडी या फिर वो मदर, क्या करवाएगी? अपने बच्चे को फीडिंग करवाएगी। आई बात समझ में? तो वो किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? प्रोलैक्टिन की वजह से। तो ये लैक्टेशनल वाली चीजें तो हम आगे वाले देखो, ये लैक्टेशनल वाली चीजें जो हम देख लेंगे। पहले ये सारी चीजें तुम देखो बेटा, यहां तक अगर कोई डाउट है, ठीक है, ये चीजें पहले देख लो। अगर यहां तक कोई तुम्हें डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे लैक्टेशनल में चलेंगे, ठीक है। इस चीज वाले को हम यहां पर आगे पढ़ेंगे, पूरा का पूरा लैक्टेशनल और पूरा पूरा मेमोरी ग्लैंड। पहले इसको छाप लो तुम ये, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो पहले मेरे से पूछ लो। क्या इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? इसमें ये सारी चीजें, ठीक है। अब हमारे पास केवल ये रह जाता है, कौन सा? प्रोलैक्टिन का काम। आगे लैक्टेशन में जो काम आता है उसको हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पहले इतना छाप लो। तो इतना समझ में आ गया कि पार्चुरेशन क्या होता है, गिव बर्थ टू यंग वंस, और पार्चुरेशन सिग्नल क्या कौन कौन प्रोवाइड करता है? डेवलपिंग फीटस एंड प्लेसेंटा, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या करते हैं? पार्चुरेशन सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। जब ये पार्चुरेशन सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ना, ठीक है, तो उस घटना को क्या कहते हैं? फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको? फीटल इजैकुलेशन। यानी कि पार्चुरेशन सिग्नल अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो है डेवलपिंग फीटस और प्लेसेंटा। डेवलपिंग फीटस और प्लेसेंटा जब क्या करते हैं? पार्चुरेशन सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, तो उस घटना को या फिर उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? फीटल, हाँ, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं, ठीक। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। और इसी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन से क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड इनिशिएट होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है? प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। ईडीएच यहां पर रिलीज नहीं होगा जैसे मैंने बताया। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को करवाएगा, ठीक है, या फिर पार्चुरेशन पेन करवाएगा। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करके वो पार्चुरेशन पेन को कम करेगा, और प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम इसके बाद अब अपने पास, यानी कि लैक्टेशन में, ठीक है ना। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम अगर मैं बोलता हूं तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? मिल्क हार्मोन। और ये मिल्क हार्मोन है तो ये किस में हेल्प करवाता है? लैक्टेशन में। लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब होता है कि मिल्क प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूस करना। अगर मैं यहां पर लैक्टेशन टॉपिक डाल रहा हूं कि लैक्टेशन क्या होता है, तो लैक्टेशन क्या होता है? जो मेमोरी ग्लैंड होती है ना, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना, मेमोरी ग्लैंड क्या करने लग जाती है? मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाती है, डिफरेंशिएट होने लग जाती है प्रेगनेंसी के बाद। उसी घटना को क्या कहते हैं? लैक्टेशन, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं लैक्टेशन के बारे में बात करता हूं तो हम क्या लिखेंगे? मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड undergoes differentiate memory gland undergo differentiate and produce milk after प्रेगनेंसी के बाद। जैसे प्रेगनेंसी हो रखी है ना,
तो प्रेगनेंसी के बाद या फिर 8वें 9वें महीने में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मिल्क क्या होने लग जाता है, हाँ प्रोड्यूस होने लग जाता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल पहले से ही थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल एकदम से बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, मिल्क प्रोड्यूशन पार्चुरेशन के बाद ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर जो मेमोरी ग्लैंड है उनके बारे में बात कर लेता हूं। मान लीजिए मेमोरी ग्लैंड का जो है स्ट्रक्चर यहां पर बना रहा हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड, अगर मेमोरी ग्लैंड में बोलूं तो इस तरह से मेमोरी ग्लैंड है, मान लीजिए ये मेमोरी ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे ऊपर इस तरह से क्या होता है, बाहर फैटी टिश्यू होता है, यहां पर क्या होगा, फैटी टिश्यू होगा, ये इस तरह से सबसे ऊपर जो साइड होगा वो फैटी टिश्यू होगा। फैटी टिश्यू की लेयर होती है, इसको कहते हैं फैटी टिश्यू, ठीक। उसके बाद यहां पर क्या होंगी, मेमोरी ग्लैंड होगी, इस तरह से मेमोरी ग्लैंड यहां पर होंगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मेमोरी ग्लैंड यहां पर होंगी। और फिर सारी की सारी मेमोरी ग्लैंड जो है एक ही जगह पे ओपन होंगी, सारी की सारी मेमोरी ग्लैंड जो है एक ही जगह पे ओपन हो रही हैं, और जहां पर ये ओपन होती हैं इस तरह से, और फिर यहां से क्या होता है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि सारी की सारी मेमोरी ग्लैंड क्या हो रही है, एक ही जगह पे ओपन हो रही है, सारी की सारी मेमोरी ग्लैंड जो है एक ही जगह पे ओपन होती हैं, और जिस जगह पे ओपन हो रही हैं उस जगह को क्या कह रहे हैं, ये सारी की सारी मेमोरी ग्लैंड है, ये एक ही जगह पे ओपन हो रही है। और इस तरह से ये चीज, ठीक। और फिर इस तरह से ये है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ये बाहर वाला फैटी टिश्यू है, ठीक। और ये स्ट्रक्चर ये जो है ये है मेमोरी ग्लैंड, इसके अंदर जो है मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक। और मेमोरी ग्लैंड से क्या होगा, मिल्क प्रोड्यूस होगा, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होगा, इस तरह से मेमोरी ग्लैंड से क्या होगा, मिल्क प्रोड्यूस होगा। जिस ट्यूब से मेमोरी ग्लैंड से मिल्क आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है एक इधर पे, ठीक है ना। मेमोरी ग्लैंड में क्या होती है, बारीक बारीक ट्यूब होती है, और उस ट्यूब को हम कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं मेमोरी डक्ट। क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट, ठीक। और फिर सारी मेमोरी डक्ट से क्या होगा, मिल्क आएगा और एक जगह पे मिलेगा, और उस जगह को कहते हैं, यहाँ पर ये ब्रॉड वाला हिस्सा होता है, यानी चौड़ा हिस्सा होता है, और इस चौड़े हिस्से को कहते हैं यहाँ पर क्या, एम्पुला। क्या कहते हैं, एम्पुला। जहां पर भी ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है उसको एम्पुला कहते हैं, जैसे फिलिपियन ट्यूब में भी हमने ब्रॉड स्ट्रक्चर को एम्पुला बोला था, तो यहां पर भी ये ब्रॉड स्ट्रक्चर को हमने एम्पुला बोला। अब एम्पुला से ये जो मिल्क है, ये दूध है, आ गया है, ठीक है। और जहां जिस रास्ते आता है उस ट्यूब को, इसको कहते हैं यहां पर लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। डक्ट मतलब ट्यूब, ठीक है ना, डक्ट का मतलब होता है ट्यूब। उसके बाद यहां से ये बाहर आता है, क्योंकि यहां पर इस हिस्से को कहते हैं निप्पल, ठीक है। और इससे क्या होता है, मिल्क रिलीज होता है, मिल्क रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं, ये पूरी अपने पास मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड क्या होगा, प्रेगनेंसी के दौरान धीरे 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 डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएट होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मिल्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक। और इसी घटना को कहते हैं हम लैक्टेशंस।
लैक्टेशन में क्या होगा, मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट होकर क्या करेगा, मिल्क प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लैक्टेशन कह रहे हैं प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये लैक्टेशन को कौन इनिशिएट कर रहा है, मिल्क प्रोड्यूशन को कौन इनिशिएट कर रहा है, तो मिल्क प्रोड्यूशन को इनिशिएट करता है कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि कहां से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब एक बात याद ये रखना, हमने इस मेमोरी ग्लैंड के बारे में कुछ 2-3 बातें, कि जो मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, ये डेवलप होती है किसके दौरान, एडोलेसेंस के दौरान ज्यादा डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलता है। यानी चेस्ट से क्या बन जाता है, ब्रेस्ट बन जाता है ना, किसके दौरान, हाँ एडोलेसेंस के दौरान, ठीक है ना। तो मेमोरी ग्लैंड जो है डेवलप्ड मोर, ज्यादातर कब डेवलप होती है, डेवलप मोर ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस या फिर अडल्ट स्टेज, ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस। मेमोरी ग्लैंड डेवलप ड्यूरिंग मोर, देखो मेमोरी ग्लैंड डेवलप मोर ड्यूरिंग एडोलेसेंस ड्यू टू सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन की वजह से डेवलप होते हैं। और सेक्स हार्मोन कौन से हैं, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और इसमें जो ऑस्ट्रोजन है वही क्या लेके आता है, ऑस्ट्रोजन मेन क्या है अपने पास, ऑस्ट्रोजन जो सेकेंडरी चेंजेस लेके आता है। ऑस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी चेंजेस आते हैं, और सेकेंडरी चेंजेस आते हैं तो फिर सेक्स जो ऑर्गन है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। और जो मेमोरी ग्लैंड है वो भी सेक्स ऑर्गन है, लेकिन कौन सा सेक्स ऑर्गन है, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यानी मेमोरी ग्लैंड से भी क्या आती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट आती है, तो वो भी अपने पास क्या हो जाती है, सेक्स ऑर्गन। और कौन सा, मेमोरी ग्लैंड कौन सा सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेमोरी ग्लैंड जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है मेमोरी ग्लैंड, जो कि डेवलप होता है किसके दौरान, एडोलेसेंस, क्योंकि सेक्स हार्मोन उसी टाइप पे है ना। अब ये मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद या फिर पार्चुरेशन के बाद ये डिफरेंशिएट होती है और मिल्क प्रोड्यूस करती है। किसकी वजह से, क्योंकि पार्चुरेशन के बाद या फिर प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। आई बात समझ में, तो ये मिल्क प्रोड्यूस करती है। अगर मैं आगे लिखना चाहूं, आगे वाला मेमोरी ग्लैंड ठीक है, मेमोरी ग्लैंड या फिर इसको क्या बोल दे, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट जो डेवलप होती है किससे होती है, मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट डेवलप फ्रॉम चेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं चेस्ट बिकम्स ब्रेस्ट, है ना। और फिर हम लिखेंगे मेमोरी ग्लैंड differentiate due to मिल्क हार्मोन। और मिल्क हार्मोन कौन है, प्रोलैक्टिन, जो कि कहां से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है ना, प्रोलैक्टिन, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट ड्यू टू मिल्क हार्मोन प्रोलैक्टिन एंड प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है, क्या करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है। अब एक बात ध्यान सुनना, अगर इसने मिल्क प्रोड्यूस करा तो जो फर्स्ट मिल्क रिलीज हो रहा है पार्चुरेशन के बाद, ठीक है, प्रोड्यूस मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन के बाद क्या हो रहा है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद, पार्चुरेशन या प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा, मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, फर्स्ट मिल्क, उस फर्स्ट मिल्क को क्या नाम देते हैं, कोलोस्ट्रम नाम देते हैं, कोलोस्ट्रम,
कोलोस्ट्रम नाम देते हैं फर्स्ट मिल्क को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात पूछी जाती है। और ये फर्स्ट मिल्क जो इनिशियल मिल्क नहीं होता, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते तक जो इनिशियल मिल्क होता है, जैसे तुमने देखा होगा गाय भैंस में भी इनिशियल मिल्क होता है ना, तो उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। जब उसको गर्म करते हैं तो वो क्या जाता है, फट जाता है, ये जम जाता है गर्म करने पर, ठीक है ना। आई बात समझ में, जिसको खीस भी बोलते हैं बहुत सारे जगह, है ना। तो वो चीजें क्या है, उसमें क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा होती है। इनिशियल जो मिल्क होता है ना, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा होती है, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है ना। तो इसे कोलोस्ट्रम में क्या होगा, ये कोलोस्ट्रम बच्चों को पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनिशियल मिल्क जो होता है 1-1.5 हफ्ता या फिर 10-15 दिन का जो मिल्क होता है, वो पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो कोलोस्ट्रम है वो फर्स्ट मिल्क है, और इस मिल्क में क्या होता है, ये न्यूट्रिशन रिच है, ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रिशन रिच, ठीक। और साथ ही साथ इसमें क्या होगी, एंटीबॉडी होगी, ठीक। और एंटीबॉडी कौन सी, IgA एंटीबॉडी होती है दूध में। यानी कि जिस बच्चे ने अपनी माँ का दूध पिया है उसके अंदर कौन से एंटीबॉडीज आ जाएंगे, IgA एंटीबॉडी इसमें आ जाएगी। मैंने तुम्हें बताया भी रहा था इस तरह से कि ये एंटीबॉडी क्या होती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी को बनाती है, इम्यूनिटी को क्या करती है, ये इनक्रीज करती है, ठीक है। इम्यूनिटी को इनक्रीज करेगी तो हमें आसानी से कोई भी बीमारी नहीं लग पाएगी, क्योंकि बचपन में हो सकता है ना ज्यादा बीमारियां लगे, है ना, क्योंकि नाजुक शरीर रहता है। तो उसी वजह से क्या होता है, इस कोलोस्ट्रम को पिलाया जाता है ताकि आसानी से कोई बीमारी ना लगे, क्योंकि वहां पर क्या होती है, इम्यूनिटी आ गई है, एंटीबॉडीज आ गई है, ठीक है ना। तो मैंने जैसे बताया कि भाई ये क्या है, ये एंटीबॉडीज इम्यूनिटी है, यानी कि ताकत है, ठीक है। तो ये कहने की बात भी होती है कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई अगर अपनी माँ का दूध पिया है, अगर तेरे में ताकत है तो बाहर निकल। तो ताकत का मतलब है तूने दूध पिया है, माँ का दूध पिया का मतलब इम्यूनिटी अगर तेरे अंदर है, ताकत है, यानी कि एंटीबॉडी अगर तूने तेरे अंदर है तो बाहर है। इस तरह से चैलेंज भी करते हैं ना बहुत सारे, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर है। दूसरी बात क्या है कि अब यहां पर ये दूसरी बात इस तरह से याद रखनी है बेटा, ठीक है, कि ये दूसरी बात इस तरह से याद रखनी है, यहां पर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज्यादा से ज्यादा रिलीजमेंट होने की वजह से क्या होगा, मिल्क ज्यादा से ज्यादा बनेगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, जितना ज्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मिल्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जितना ज्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा उतना ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा, ठीक। और यही प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, यही प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन डायरेक्टली डिपेंड्स करता है किस पे, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन डायरेक्टली डिपेंड करता है भाई किस पर, फीमेल इमोशंस में, ठीक है, इमोशन ऑफ फीमेल, इमोशन ऑफ फीमेल, ठीक है, इमोशन ऑफ फीमेल, ये फीमेल की किस पे डिपेंड करता है, इमोशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इमोशन और फीलिंग बोल सकते हो, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीजमेंट किस पे डिपेंड करता है, इमोशंस या फिर फीलिंग्स ऑफ फीमेल। अब कैसे फीलिंग्स कि उस जब उस अपने बच्चों को फीड करा रही है कोई फीमेल या फिर मदर कोई अपने बच्चों को क्या करा रही है, फीड करा रही है, तो उसके अंदर क्या आएंगे, नेचुरली फीलिंग आएंगी कि हाँ मेरा बच्चा भूखा है ना। तो वो क्या करती है, दूध पिलाते पिलाते क्या करती है, प्यार भी करती है, क्या है बेटा मेरा बच्चा भूखा है, मेरा नन्ना मुन्ना बेटा, ऐसे प्यार करती है ना। तो वो चीजें क्या होती है, फीलिंग्स होती हैं, उसके अंदर से वो फीलिंग्स आती हैं, ठीक है भाई रमोला, ठीक है। और फिर क्या, वो फीलिंग्स की वजह से क्या होगा, जितनी ज्यादा फीलिंग्स आएंगी उतना ज्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा, और जितना ज्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा तो उतना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है भाई रमोला। तो ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, फीलिंग्स पे। और बहुत सारे हार्मोन का रिलीजमेंट हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, या फिर हमारे सोचने समझने पे। जैसे हम सोचते हैं ना,
तो उस तरह से क्या होता है, इनिशिएट होती हैं ग्लैंड्स। आई बात समझ में? उस तरह से जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड इनिशिएट हो गई है, ठीक है, या फिर जितनी भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, ज्यादातर एंडोक्राइन ग्लैंड इनिशिएट होती है किस वजह से, सोचने समझने और फील करने से, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो कहां से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि अपने पास क्या एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन ये मेमोरी ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इस बात को याद रखना। ये मेमोरी ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसके बारे में भी बात रखना कि मेमोरी ग्लैंड क्या है, मेमोरी ग्लैंड है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब समझते हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है जिसमें ट्यूब प्रेजेंट होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है, तो वो अपना सिक्रीशन कहां पर देते हैं, डक्ट में देते हैं, यानी कि ट्यूब में देते हैं, उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, जिसमें ट्यूब नहीं होती है, वो ट्यूबलेस होती हैं, वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में देते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीजें हैं अपने पास। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन डायरेक्टली कहां देती है, ब्लड में, इसलिए वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ज्यादातर सोचने समझने से एंडोक्राइन ग्लैंड इफेक्ट होती है, ठीक है, और इफेक्ट होती है तो वो अपना हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा बच्चे के बारे में या फिर जितना ज्यादा फीमेल इमोशंस फील करेगी या फीलिंग्स करेगी, ठीक है, महसूस करेगी कि उसका बच्चा भूखा है, जब बच्चा रोता है तो बोलता है आजा नन्ना मुन्ना, ठीक है, और उसको फीड कराती है, ठीक, और उसको फिर मालिश भी करती है, तो वो उसकी फीलिंग्स आ गई। आई बात समझ में? तो जितनी ज्यादा फीलिंग्स आती है तो उतना ही ज्यादा क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। आई बात समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, तो ये इमोशंस, ये फीलिंग्स क्या होती हैं, ये फीलिंग्स और ये इमोशंस क्या होते हैं, देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे फीड करा रही है तो उसमें फीलिंग्स आ रही है, उसी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन का, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम कोचिंग में पढ़ रहे थे, ऐसे ही सर में पढ़ा रहे थे, कोचिंग में पढ़ रहे थे, तो सर ने बताया कि भाई प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इमोशंस ऑफ फीमेल, जब वो फीड करा रही है तो, ठीक है रमोला। तो एक जैसा ऐसे पीछे से उठ के जो है रमोला जैसा लड़का पूछता है कि सर मदर को तभी फीलिंग आएगी जब बच्चा दूध पिएगा, तो वैसी फीलिंग नहीं आ सकती, यानी जब बच्चा ही दूध पीता है तभी फीलिंग आती है। तो फिर सर पता क्या कहेंगे, तो क्या तू जाके दूध पिएगा है ना? तो फिर सर ने उसके बाद आंसर भी बताया कि भाई फीलिंग्स आनी चाहिए, चाहे दूध कोई भी पी रहा है, बच्चा पी रहा है या कोई भी पी रहा है, लेकिन अगर उसको फीलिंग आ रहा है, क्योंकि ये दूध पीने पर डिपेंड नहीं है कि कौन दूध पी रहा है, ये डिपेंड किस पर है, फीलिंग्स पे डिपेंड है। उस फीमेल को फीलिंग्स आनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, प्रोलैक्टिन का रिलीजमेंट ज्यादा से ज्यादा होगा, और प्रोलैक्टिन का रिलीजमेंट ज्यादा से ज्यादा होगा तो मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है भाई आदित्य, कमी नहीं होनी चाहिए तेरे लिए, ठीक है। हम आगे अगर बात करें यहां पर, ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आदित्य ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं कि क्या होता है, फीलिंग्स की वजह से क्या होता है, ज्यादातर इनिशिएट होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। कभी कभी फीमेल में क्या होता है, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मिल्क पार्चुरेशन के बाद निकलना चाहिए या फिर 8वें 9वें महीने में प्रेगनेंसी के निकलना चाहिए, वो मिल्क बिना प्रेग्नेंट गर्ल में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, यानी कि मिल्क रिलीज करने लग जाती है, मेमोरी ग्लैंड मिल्क रिलीज करने लग जाए। बोले प्रेगनेंसी हुई ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, बोले मैं किसी के साथ तो गई भी नहीं अगर ऐसा कुछ हुआ तो, ठीक है। तो ये फिर कैसे हो रहा है, कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलता है। तो एक बात ध्यान से सुनना, बिना प्रेगनेंसी के, बिना फर्टिलाइजेशन के भी मिल्क रिलीज हो सकता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ भी सकता है, क्यों? क्योंकि अगर हमने बात करी शरीर में अगर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुआ, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुआ, और स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिसोल। स्ट्रेस हार्मोन का नाम क्या है, कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। कॉर्टिसोल कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, कॉर्टिसोल रिलीज करती है एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि कहां पर प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी रिलीज करती है, एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है, फाइट एंड फ्लाइट। यही बात समझ में, ठीक है। और ऐसे ही ये एड्रिनलिन ग्लैंड क्या रिलीज करती है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, जो कि क्या है, स्ट्रेस हार्मोन।
तो अगर स्ट्रेस ज्यादा लेती है कोई गर्ल, ठीक है, तो स्ट्रेस लेने पर क्या होगा, टेंशन लेने पर क्या होगा, उसके शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी एड्रेनल ग्लैंड क्या करेगी, कॉर्टिसोल रिलीज करेगी, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगी। वो इसलिए रिलीज करती है ताकि सारी चीजें नॉर्मल रह सके, वो फीमेल ज्यादा नॉर्मल क्या वो गर्ल क्या हो सके, नॉर्मल हो सके। तो अब अगर उसने कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज करा, ये कॉर्टिसोल हार्मोन बाकी सारे हार्मोन का दुश्मन जैसा हो जाता है, ये बाकी सारे हार्मोन को क्या कर देता है, इम्बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो अदर हार्मोन है, अदर हार्मोन्स उनको क्या कर देगा, इम्बैलेंस कर देगा, इम्बैलेंस, ठीक है। जो बाकी हार्मोन है उनको क्या कर देगा, इम्बैलेंस। अगर यहां पर इम्बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन देखने को मिला, इस कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से इम्बैलेंसिंग हार्मोन देखने को मिला, तो उस इम्बैलेंसिंग की वजह से क्या हो सकता है, प्रोलैक्टिन का रिलीजमेंट पहले ही बढ़ सकता है, क्योंकि भाई वो तो क्या है, वो जरूरी नहीं है कि बच्चा पैदा हो, प्रोलैक्टिन का रिलीजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन का अगर रिलीज हो गया गलती से, किसकी वजह से, कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को ज्यादा रिलीज, यानी कि जो ज्यादा स्ट्रेस लेती है तो उन्हीं में ये कंडीशन ज्यादातर देखी जाती है, ठीक है। तो वो घबरा जाती है, यार ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, तो वो घबराने का मतलब है वो खुद ही ज्यादा स्ट्रेस लेती है। तो ऐसे कंडीशन या फिर कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जो हो गया हो गया, ठीक है, बीते हुए कल को याद नहीं करना चाहिए, आगे अपनी जिंदगी आगे अच्छे से बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, स्ट्रेस लेने पर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इंबैलेंस होगा, और हार्मोनल इंबैलेंस होने की वजह से अगर गलती से प्रोलैक्टिन का लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल अगर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो मिल्क प्रोडक्शन बिफोर प्रेगनेंसी भी हो सकता है, बिफोर प्रेगनेंसी, ठीक, या फिर पार्चुरेशन, बिफोर प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन, है ना, पार्चुरेशन से पहले, पार्चुरेशन से पहले और ये प्रेगनेंसी से पहले क्या हो सकता है, ये देखने को मिल सकता है मिल्क रिलीज, ठीक है भाई। तो इस तरह से अपने पास क्या हो गया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई इस चैप्टर में, ठीक है। और ये चैप्टर अपने पास कंप्लीट हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, सारी चीजें हमने यहां पर देख ली। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए यहां पर, जो भी डाउट तुम्हें है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर दी हैं, देख लीजिए। इसमें कोई डाउट, स्पेस में, इसमें भाई रमोला, आदित्य, इसमें भाई क्रिश, ये मंथ याद रख लेना, 5 मंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जो यहां पर फीटस है, इस फीटस का नाम मान लीजिए राजू है, किसी के बाप का नाम तो नहीं है, अबे रमोला है ना, तो कहीं राजू रमोला तो नहीं है मतलब अरे जरूरी नहीं, मतलब कोई अरे दूसरे रमोला का नाम तो हो सकता है, रमोला ध्यान सुनना। अब यहां पर जो है, ये जो फीटस है, ये फीटस का ध्यान रखना कि ये इस तरह से उल्टा होता है, यानी गर्दन यानी नीचे और पांव ऊपर होते हैं। जब पार्चुरेशन होता है तो पहले गर्दन बाहर आती है, आई बात समझ में, गर्दन बाहर पहले आती है और फिर टांगे बाहर आते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हाँ, तो वो बहुत ही ज्यादा टिपिकल प्रेगनेंसी होती है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो रेयरली देखने को मिलती है, ज्यादातर प्रेगनेंसी ऐसे होती है, ठीक है। यानी बच्चा उल्टे में ही बाहर आता है, पहले सर बाहर आता है फिर पांव बाहर आता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने याद रखनी है। इसमें कोई डाउट है क्रिस, ठीक है, ठीक है। प्लेसेंटा कौन से हार्मोन देता है, प्लेसेंटा कौन सा एंटीबॉडी देता है, हाँ, प्लेसेंटा से भी एक एंटीबॉडी आती है ना, आईजीजी एंटीबॉडी। और हार्मोन कौन कौन से रिलीज करता है प्लेसेंटा, HPL, HCG, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। हाँ, ये चारों हार्मोन याद रखना है, ठीक है। इसमें ये मेमोरी ग्लैंड हमने यहां पर पढ़ा, इसमें कोई दिक्कत, ठीक नहीं है भाई रमोला, चलो आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चंस वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना।
तो इसको देख लो, कोई डाउट है तो पूछना।